नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और अपना जो है वो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला। तो इसमें जो अगली अपन बात पढ़ेंगे इसमें वो है आपका IUPAC या यूँ कह दो नामकरण की बात अपन करेंगे इसमें। एक तो नामकरण, ठीक है, नामकरण। और दूसरी चीज़ इसमें अपन पढ़ना चाहते हैं CH से आबंध की नेचर, प्रकृति की बात अपन इसमें करेंगे। दो बातें होंगी अपनी, एक तो जो आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन हैं उनके नामकरण की बात होगी, और दूसरा रहेगा CH आबंध की नेचर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नामकरण की। और नामकरण में देखो दो चीज़ें होती हैं, एक सामान्य नामकरण होता है और दूसरा होता है IUPAC नामकरण। क्या कहा हमने? नामकरण में दो प्रकार से करोगे, एक सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण, दूसरा होगा बच्चों IUPAC नामकरण। दो ये रहेंगे इसके अंदर। जब अपन हेलो एल्केन या जो हेलो एल्केन है या एल्किल हेलाइड है उनके नामकरण की बात करते हैं तो उसमें देखो एक पैटर्न है अपना सिंपल सा। एक तो जब होगा सामान्य जनरल सामान्य नेम, एक होगा IUPAC नेम। ठीक है, तो देखो सामान्य में अपने माइंड में जो रहेगी चीज़ वो रहेगी एल्किल हेलाइड। क्या रहेगा? एल्किल हेलाइड। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा सिंपल सा हेलो एल्केन। इस पैटर्न पर हम चलेंगे भाई, इस पैटर्न पर अपने को चलना है, एल्किल हेलाइड और हेलो एरीन। ठीक है ना? जब हेलो एल्केन या फिर एल्किल हेलाइडों की अगर अपन बात करें तो कुल मिला के जैसे इस नाम में अपन ने शुरू में देखा एल्किल हेलाइड भी कहा और हेलो एल्केन भी कहा। तो एल्किल हेलाइड कहने का मतलब तो क्या हुआ? जनरल नेम से मतलब हुआ, सामान्य नाम से मतलब हुआ। और हेलो एल्केन कहने का मतलब किससे रहा? IUPAC नेम से रहा, सिंपल सा। और अगर अपन इनकी बात करें हेलो एरीन की अगर बात करें या एरिल हेलाइड की बात करें तो इसमें देखो सामान्य नाम और IUPAC नेम दोनों ही सेम रखे जाते हैं। IUPAC नेम सेम से ही है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझो। देखो हमने ये लिखा आपका यहाँ बेंजीन रिंग पे क्या लगा दिया? BR लगा दिया। तो देखो इसको जो है सामान्य में भी ब्रोमो बेंजीन कहना है। क्या कहना है? ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC में भी क्या कहना है? ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? ये चीज़ है भाई, ब्रोमो बेंजीन ऐसे। और इस कैटेगरी में हालांकि एक चीज़ और रहती है, वो भी आप ध्यान रख लो, इसमें जो पोजीशन का फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ हमने लिखा एक BR यहाँ लगा दिया, हालांकि ये हेलोजन है और ये एक प्रकार से एरोमेटिक रिंग है आपकी। तो इसमें क्या करा हमने? एक BR ये लगा दिया और एक BR यहाँ लगा दिया। कौन सी पोजीशन? 1 और 2 पोजीशन। क्लियर है? तो ये जो पोजीशन है इसके लिए जो यूज करेंगे अपन वो वर्ड यूज करेंगे ऑर्थो। ठीक है ना? क्या यूज करना है? ऑर्थो। और अगर बच्चों इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लें हम, ठीक है, देखो यहाँ BR है अपनी जगह और इस एक दूसरे BR को यहाँ 1 2 3, ये 1 3 पोजीशन है ना, तो इस पोजीशन के लिए क्या कहना होता है? मेटा। इसे कहना होता है मेटा। मेटा मतलब M से मतलब होता है। और देखो इसमें एक और चीज़, अगर स्थिति जो है वो इस टाइप से हो, जैसे एक को हमने लगा दिया यहाँ BR और दूसरा BR यहाँ लगा दिया, पोजीशन 1 2 3 4, तो ये कौन सी पोजीशन थी आपकी? 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन, और बच्चों 1 4 पोजीशन होती है पेरा पोजीशन, P फॉर पैरा। ऐसे तो इस टाइप से इनके नाम लिखे जाते हैं, जैसे मान लो, और वो भी केवल सामान्य नाम के लिए है ये चीज़। ये जो बात बता रहा हूँ मैं इनके सामान्य नाम के लिए है। जब एक से ज़्यादा हेलोजन आ जाते हैं तब, एक वाले में तो वो है ही ना, दोनों में। इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो ये है तो अपने को क्या बोलना है? ऑर्थो। पहले ऑर्थो लगा दो, ऑर्थो
ब्रोमो बेंजीन, ऐसे कहना होता है इसमें, ठीक है ना, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। यहाँ क्या कहना है, 1,3 पोजीशन पे मेटा ब्रोमो बेंजीन। पैरा पे, पैरा के लिए क्या करोगे, पैरा पे पैरा बोल दो, तो पैरा ब्रोमो बेंजीन। इस टाइप से ये हेलोजेंस, ये जो आपके हेलोएरिन है उनका नामकरण होता है। मुख्यतः अपन फोकस करते हैं हेलो एल्केन, एल्किल, हेलाइड के नामकरण पर। और उनमें भी क्या होता है, कई बार जो है वो जनरल नेम दे दिया जाता है, सामान्य नाम दे के फिर IUPAC नाम पूछा जाता है। तो इसके लिए कुछ एक एग्जाम्पल से अपन इन बातों को सीखते हैं। जैसे आपके सामने ये आया CH3 और यहाँ Cl लगा दिया, इसके दोनों पहले जो लिखूंगा वो कौन सा लिखूंगा, सामान्य, बाद में लिखूंगा वो कौन सा लिखूंगा, IUPAC ने। तो इसको देखो क्या कहना है, यहाँ कहना है मैथिल, और यहाँ आ जाएगा क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड हो जाएगा ये। और जब इसका IUPAC लिखोगे तो क्या करोगे, क्लोरोमिथेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथेन। ऐसे मैथिल क्लोराइड, ऐसे जैसे उसी ने था ना एल्किल हेलाइड, IUPAC में हेलो, हेलो मतलब क्लोरो, हेलो मतलब क्लोरो, और एक कार्बन से मतलब मैथेन। एक कार्बन को लिए मैथ बोलते हैं क्योंकि अपन जानते हैं ये सब कि जब एक कार्बन हो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, तो इनके लिए क्या है, स्पेशली कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ की आवाज़ आती है IUPAC नेम में, 2 कार्बन है तो एथ लगाते हैं, 3 है तो क्या होता है, प्रोप होता है, 4 है तो ब्यूट होता है, और 5 है तो क्या होता है, पेंट, 6 है तो क्या है, हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है, और 8 है तो क्या, ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए क्या आता है, डैक आता है, ठीक है। और जब एल्केन की बात करोगे तो इनमें प्लस क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन, डेकेन, 11 है तो अनडेकेन, ये सब, 12 है तो डोडेकेन, और 10 तक ही काफ़ी है। तो ये जो है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसे देखो और हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, और यहाँ लगा दिया Br, IUPAC। साधारण और IUPAC दोनों कर सकते हो। देखो भैया, सबसे पहले इसका सामान्य नामकरण अपन ने सीखा है, एल्किल। ये कौन सा एल्किल है, तो आप किनारे से वैलेंसी फ्री होगी इसकी, तो इसे क्या बोला जाता है, एन प्रोपिल बोला जाता है क्या, यस सर, एन प्रोपिल। और एन प्रोपिल के यहाँ क्या लगा दिया, Br, तो उसके हिसाब से एल्किल हैलाइड के हिसाब से क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। IUPAC में कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 IUPAC हमने सीख रखी है, IUPAC पहले बता रखी है बच्चों। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, यहीं लिख दो 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन से बजाओ घंटी, प्रोप की, सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे हो जाएगा इसका, क्लियर। तो ये है। और भी देखो, जैसे मान लो ये हो आपका CH3 CH, और यहाँ CH3, और ये Br को मैंने यहाँ जोड़ दिया है। तो वही चीज़ है, सामान्य, सबसे पहले सामान्य के लिए इसको सोचो, ठीक है। हाँ, तो सामान्य के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो सामान्य में कितने कार्बन हैं, ये 3 कार्बन हैं। और एक चीज़ विशेष है, यहाँ Br जुड़ा वैलेंसी फ्री है, तो बेटा ये जो चीज़ है वो एन प्रोपिल नहीं होगा, इसका एक और नेम है आइसोप्रोपिल। ये हमने बात कर रखी है जब 11th क्लास का जो पोर्शन उसमें पढ़ा रखा है, जो भी आपका सामान्य नामकरण, IUPAC नामकरण वगैरह है, जनरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ये बात कर रखी है। तो आइसोप्रोपिल और Br के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम कैसे करोगे, 1 2 3, तो क्या करोगे, 2 पे क्या है, ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन से बजाओ घंटी, 3 कार्बन से प्रोप की बजेगी तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है ये। ऐसे इसी टाइप से देखो और भी एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कि कई बार क्या होता है, यहाँ सामान्य नाम जो सामान्य नाम देता है उस फॉर्मूला भी नहीं देता है, और फिर उसका IUPAC नेम पूछ लेता है बंदा, ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स देखो, जो भी नंबर है वो चलता जाएगा इसमें।
जैसे हमने लिखा CH3 CH2 और यहाँ लगा दिया Br, ठीक है। तो इसका सामान्य क्या हो जाएगा, देखो इसको पहचानना होता है, कौन है रे, एन ब्यूटिल हूँ सर, एन ब्यूटिल, और फिर आगे कौन है रे, ब्रोमाइड है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये सामान्य नाम IUPAC चाहिए क्या, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, सही है, 1 ब्रोमो, और 1 ब्रोमो 4 कार्बन से बजाओ घंटी ब्यूट की, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, एल्केन ही तो है ना, सिंगल बॉन्ड की वजह से। तो ये चीज़ है इसके अंदर। और देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज़ यूँ हो, ये Br है, यहाँ CH2, ये CH3 हो, तो देखो अब पहचानो ये कौन है। अगर साधारण नामकरण की बात करें, सामान्य नामकरण की बात करें, तो ये है बच्चों 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, ऐसी स्थिति हमने पढ़ रखी है। इसमें लगा रखा है Br, तो अपने को क्या कहना है, 2 डिग्री और 4 कार्बन से बजाओ घंटे 2 डिग्री ब्यूटिल, और Br से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, 2 ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC बताओ रे कैसे, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और आगे क्या लगा दोगे, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे आसान है बिल्कुल। 3 डिग्री का भी बनाया जा सकता है। देखो 3 डिग्री के केस में कैसे होगा, CH3C, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ लगा दिया BrCl जो भी है। तो इस स्थिति में यहाँ ये 3 डिग्री कार्बन है, जैसे बोला जा सकता है 3 डिग्री ब्यूटिल, और Br को क्या बोलोगे, ब्रोमाइड, तो 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा बच्चों। क्लियर। ऐसे तो इसमें जो मेन क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कई बार कंपाउंड है, जैसे मान लो क्वेश्चन के तौर पे अपन कहें कि हमने कहा कि आपके पास है आइसोब्यूटिल और क्लोराइड लिखा है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम क्या होगा, ये पूछ रहा है अगला। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि आइसोब्यूटिल जो क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये ज़रूरी है चीज़। तो आइसोब्यूटिल लिखना कैसे, देखो बहुत अच्छा सवाल, CH आइसोब्यूटिल लिखना है हमें। देखो ये CH3 है। अब इसमें क्या है आइसोब्यूटिल में कि आइसोब्यूटिल ग्रुप ये होता है ना, यहाँ कहीं से भी जो है एक वैलेंसी फ्री करनी होती है, निश्चित रूप से 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन से ही वैलेंसी फ्री होगी, और वहाँ पे जोड़ना है Cl, देखो ये है। तो तब तक जब तक बच्चे को आइसोब्यूटिल का पता नहीं है ना, IUPAC नेम नहीं लिख सकता। तो इसको पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटिल इसको बोलते हैं, आइसोब्यूटिल इसको बोलते हैं, और ये Cl लगा दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, IUPAC नेम आराम से हो ही जाएगा। क्योंकि नंबरिंग किधर से करोगे आप, जिधर आपका हेलोजन है 1 2 3, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, देखो IUPAC नेम, है ना। ये अच्छा सवाल है। IUPAC में कैसे करोगे, सबसे पहले काम करो, नंबरिंग में 1 क्लोरो आ रहा है ना, क्लोरो और मिथाइल, ये मिथाइल है, मिथाइल और क्लोराइड, क्लोरो के लिए क्या करते हो, ये प्रतिस्थापी के रूप में काम करेंगे। तो क्लोरो में C आता है क्या, यस सर। तो C और M में पहले अल्फ़ाबेटिक, पहले कौन आएगा, C आएगा। तो ये आप करोगे इसको 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। नंबरिंग में कितने आ रहे हैं आपके कार्बन, नंबरिंग में 3 आ रहे हैं, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 से बजाओ घंटी किसकी, प्रोपेन की। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। क्लियर। किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। देखो आगे, अब जो अगला इसमें है, नामकरण के बाद में जो अपन बात करने वाले हैं वो CX से आबंध की नेचर के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, है ना। CX क्योंकि आपके एल्किल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है, तो CX बॉन्ड तो होता ही है। तो CX से आबंध या जो बॉन्ड है, बॉन्ड की
नेचर कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी बात हम करना चाहते हैं। CX साबंद की नेचर कैसी है, CX बॉन्ड की नेचर कैसी है। बहुत आसान सी चीज़ है, देखो भाई CX है, हम जानते हैं यहाँ X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, क्लियर। और यहाँ C है कार्बन। दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है, हम जानते हैं। हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से निश्चित रूप से ज़्यादा होती है भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। और याद रखना, विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा अंतर है, विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर है, तो उसके लिए जो एक द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल जो मूवमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण भी उतना ही क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। ये चीज़ समझने की है। यहाँ पे क्या कहा हमने, कार्बन और जो हैलोजन परमाणु हैं, इनकी विद्युत ऋणता में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा अंतर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अगर अधिक है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, अगर x को आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि देखो भैया, मैं लिखूँगा CF, मैं लिखूँगा CCl, है ना, मैं लिखूँगा CBr, ये बॉन्ड लगा के, और फिर लिखूँगा CIS। तो विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा कहाँ मिलने का चांस है, फ्लोरीन और कार्बन में। तो इसका मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ ज़्यादा आएगा, इसमें। फिर यहाँ अंतर और कम मिलेगा, यहाँ अंतर और कम मिलेगा, और सबसे कम कहाँ मिलेगा, कार्बन और आयोडीन परमाणुओं के बीच में। ये तो सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो कौन हो जाएगा, आपका जो CF है बॉन्ड, है ना, इसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है ज़्यादा होगा इसकी वजह से, और सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ होगा। एक चीज़ तो ये है CX आबंध की नेचर में। और चूँकि ये विद्युत ऋणता में अंतर है, तो यहाँ पे अंतर है, तो फिर यहाँ टूटना भी है ही, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चों CX, क्योंकि इस कंडीशन में होता क्या है, अगर इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो इस पर आंशिक नेगेटिव है, और यहाँ आंशिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या, ठीक है ना, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो ये स्थिति तो है। और फाइनली अगर बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन लेकर जाने में है, ये लेके जाने में है। तो अगर फाइनली अपन देखें तो C आपका पॉजिटिव रहने वाला है और X क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने का चांस है। तो जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नाभिक स्नेही जो विकर्मक होते हैं, वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करने की बात करते हैं। तो अगली जो बात अपनी होगी वो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं, उनमें जो अभिक्रिया की जो दर होती है, या जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक की जो रिएक्टिविटी होती है, वो डिपेंड करती है कि आपका ये किस प्रकार का जो है वो हेलो एल्केन है या फिर हेलो एरीन है। तो एक तो जो चीज़ है सिंपल हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे CX बॉन्ड है, और निश्चित रूप से आप तो यूँ समझो ना, CH3 CH2 और X वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ बॉन्ड टूटने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ इजी वे में ये CX बॉन्ड टूटेगा। और जब ये रिएक्शन अपन बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो नाभिक स्नेही का जो अटैक है वो इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होता है। तो एक सवाल भी बनता है कि जो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं, है ना, नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं, उनमें जो आपका एक तो होता है हेलो एल्केन और एक होती है हेलो एरीन। तो उसमें इनकी जो रिएक्टिविटी होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, जो आपका एरिल हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। कहने का मतलब हेलो एल्केन के लिए तो क्रियाशीलता सही है, और जब आपका हेलो एरीन है ना, उनके लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन है वो उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है जबकि हेलो एरीन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास है क्लोरोबेंजीन है ना, इसको समझो। देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक क्रियाशीलता कम क्यों होती है, इस बात को समझने के लिए देखो ऐसा है,
अपने पास देखो बेटा, रेजोनेंस की बात अपन करेंगे इसमें। ये आपकी बेंजीन वाले है और इस पे जोड़ रखा है कोई भी हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। तो यहाँ क्या है, इस बॉन्ड के टूटने में समस्या है। जब एरोमेटिक रिंग आती है तो ये बॉन्ड के टूटने में समस्या क्यों है? क्योंकि बॉन्ड में आंशिक डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं। और डबल बॉन्ड के करैक्टर आने की वजह क्या है भाई? डबल बॉन्ड के करैक्टर आने की वजह होती है निश्चित रूप से रेजोनेंस, अनुनाद होता है। वो कैसे? देखो, हेलोजन है तो हेलोजन पर 3 लोन पेयर है, क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर आपके यहाँ रिंग की तरफ आएंगे, रिंग की तरफ आएंगे। तो जब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों एक जगह, तो दूसरी जगह पाई बॉन्ड टूट के उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे एक नई जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी। और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं, यहाँ ये आपका आ ही गया है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और निश्चित रूप से यहाँ जब ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो नेगेटिव के साथ एक लॉन पेयर आएगा। यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। आगे की चीज़ समझो, ये आपका अगर यहाँ से ये टूट के इस कार्बन पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ जनरेट होता है ये, ठीक है। इससे क्या बनेगा? देखो, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही और यहाँ पॉजिटिव है ही, और यहाँ ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस प्रकार से यहाँ टूट के यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ से ये बॉन्ड फिर से टूटा और ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर, वो यहाँ पाई बॉन्ड बना लिए। फिर से आगे की बात करो, क्या हुआ? ये डबल है, एक्स है, ये लोन पेयर है, ये पॉजिटिव रहना ही है। यहाँ से ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, ये टूट चुका है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। वापस से क्या होगा? ये यहाँ आएंगे तो ये टूट के अपनी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या मिल जाएगा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाएंगी, अनुनादी संरचनाएं मिल जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को भी बताने वाली चीज़ होती है। और यहाँ जो है CX आबंध में द्विआबंध के करैक्टर शो हो रहे हैं। यहाँ से हो गया ये X, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या लोन पेयर हैं 2, और डबल बॉन्ड तो हट ही गया क्योंकि यहाँ से ये टूट के ये बॉन्ड यहाँ बना लिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि पाई बॉन्ड का जो है एकांतर क्रम, ये जो पाई बॉन्ड की है वो एक प्रकार से शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। तो कुल मिला के रेजोनेंस हुआ है। रेजोनेंस या अनुनाद की वजह से हम जानते हैं कि CX जो बॉन्ड है उसमें द्विआबंध के करैक्टर हैं, और ये द्विआबंध के करैक्टर जो हैं वो CX जो बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत करते हैं। ये समझ लो आप तो बात, तोड़ने में क्या है? दिक्कत करते हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN जो रिएक्शन है उनकी जो क्रियाशीलता है इसके प्रति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है, ठीक है।